मैच समरी पे नजर डालते हैं। सबसे पहले मैच की साउथ अफ्रीका और यूएई का ये मैच हुआ था जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता 6 विकेट से। और आप स्कोर्स दे सकते हैं, 122 को इतना बड़ा स्कोर नहीं था साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए, और उसको 123 रन 4 खिलाड़ी आउट पे साउथ अफ्रीका ने बनाया। 4 चेंजेस के साथ साउथ अफ्रीका आज गया था अपनी बेंच को एक ट्रायल देने के लिए। तो साउथ अफ्रीका ने आज एक आउटिंग की जिससे उनकी पोजीशन और स्ट्रेंथन हुई इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। क्वालिफाई तो सुपर 8 के लिए पहले ही कर चुके थे। उसके बाद आज का दूसरा मैच था जो कि खेला गया श्रीलंका में एसएससी में। पाकिस्तान नामीबिया क्वालिफाइंग मैच था। पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए। टॉस जीत के बैटिंग की, 199 बनाए। इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की तीसरी सेंचुरी। साहिबजादा फरहान 100 नॉट आउट 58 बॉल्स पे और हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए हैं बैट के साथ इस टूर्नामेंट में तमाम बैटर्स में। 97 पे आउट कर दिया। स्पिनर्स का मुकाबला नहीं कर सका नामीबिया, जिसमें तारिक की 4 और शादाब की 3 विकेट शामिल हैं। मिर्जा ने भी एक खिलाड़ी आउट किया जो कि आज टीम में शामिल किए गए थे। नवाज की भी 1 विकेट हासिल है। पाकिस्तान ने 102 रन से ये मैच जीत लिया। और अभी जो मैच खत्म हुआ है वो है इंडिया और नीदरलैंड्स का आखिरी मैच था इस वर्ल्ड कप का। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए। 193 में 6 आउट बनाए और दुबे की शानदार बैटिंग थी जिन्हें आके बूस्ट दिया आखिर में। 67 बनाया उन्होंने 31 गेंदों पे और मैन ऑफ द मैच भी रहे क्योंकि बॉलिंग में भी 2 विकेट्स थी 35 रन देकर। 176 तक लेकर गया नीदरलैंड्स 17 रन से पहले। इंडिया अपनी प्रिपरेशंस में आगे बढ़े हुए सुपर 8 में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑन है। सिलसिला शुरू होगा जहां बहुत सारी बातचीत करेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान नामीबिया के मैच की। पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया, एक शानदार बड़ी विक्ट्री जो कि शायद इंतजार था सारे फैंस को भी कि ऐसी विक्ट्री होनी चाहिए अगेंस्ट एसोसिएट मेंबर्स। 102 रन से पाकिस्तान ने यह मैच जीता। आज के इस मैच पे और बाकी 2 गेम्स पे बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज, सना मीर और उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। आज की इस विक्ट्री का आगाज़ करते हैं मोहम्मद हफीज से। डिटेल्स में क्या बेहतर हो सकता था वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि पाकिस्तान ने एक बॉक्स टिक किया सुपर 8 क्वालिफिकेशन। बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मैच इसलिए था कि आप इंडिया से एक बुरी शिकस्त के बाद जब अगला मैच खेलते हैं तो मैं आपको पहले बताया था कि मेंटली आपको ज़्यादा डेंट पड़ता है। तो आई थिंक जो आज की जो विक्ट्री है वो इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी पाकिस्तान की टीम को। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा फरहान की इनिंग्स की कि जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने वो अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया। पहले ही वाज स्ट्रगलिंग, लाइक नॉट स्ट्रगलिंग बट ही वाज नॉट टाइमिंग द बॉल वेरी वेल। ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड। लेकिन जब उनको थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़े से उनको पिच के ऊपर टाइम गुजारने का मौका मिला और फिर जो एक्सेलरेशन की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली और मेक श्योर किया कि पाकिस्तान वो सेफ़र जोन में चला जाए जहाँ पे जो टीम है दूसरी चीज वो उसके पास ना आ सके। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 180 प्लस रन्स किए जाएँ, क्योंकि जब आप अपनी इस बॉलिंग को 180 प्लस रन देते हैं तो कोई भी अपोजिशन हो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फरहान की एक ब्रिलियंस जो थी उसने हमें एक सेफ़र जोन दिया। और फिर ऑब्वियसली जो हमारी ये टीम है इसकी प्रैक्टिस इसी तरह की टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी हुई है। तो जब हम ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ बेहतर भी लग रही होती है। तो मुझे अभी तक अगर मैं देखूं तो इस पूरे कैंपेन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं। आई एम श्योर कि आप पहले फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की टीम की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं जो मेरियल और टिकल पूछते होंगे लोग भी, और हम भी पूछना चाहेंगे कि ये पूरे 3 मैचेस 4 मैचेस के अंदर जो भी प्लानिंग है वो खुल के सामने आ गई कि ये विदाउट प्लानिंग गेम है। ठीक, सबसे पहला मार्का सकलैन था 2 पॉइंट्स वो पाकिस्तान ने हासिल किए जो कि मेन प्रायोरिटी थी और क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए। हम डिटेल में बात करेंगे क्या बेहतर हो सकता है क्या नहीं, लेकिन साहिबजादा फरहान का जो उन्होंने जिक्र किया, उनकी पोस्ट मैच में जो उनकी बातचीत हुई थी अवार्ड लेते हुए, तो 2 की फैक्टर्स बताए थे। एक वो जो उन्होंने शुरू में रियलाइज़ किया कि नहीं लग रही है हिट, तो उन्होंने साइम से कहा कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं 1 आध ओवर। और एक दूसरा फेज था जब 2 विकेट्स एक साथ गिर गई तो उन्होंने शादाब से कहा कि हम आखिर तक जाएंगे और थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर बड़े शॉट्स लगाएंगे। तो पूरे 20 ओवर खेले, नॉट आउट रहे फरहान, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी नहीं आखिर तक। देखें, अंदर जो 2 बैटर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसने ये जो 2 पॉइंट बताए हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल और पावरफुल है कि अंदर इनकी कम्युनिकेशन क्लियर थी और वो अकॉर्डिंग टू द प्लान थी।
और जब बड़ी टीमें आए उस वक्त की भी इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है बाहर शेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर स्पोर्ट स्टाफ जो है वो उनसे पूछते होंगे कि भाई अंदर क्या बात करते हो जब आपका किसी बड़ी टीम के साथ मैच होता है। बहरहाल आज तो बहुत कन्विंसिंगली इन्होंने खेला और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी। आई थिंक वाइज थिंग ये थी कि भी जैसे हफीज़ ने मेंशन किया कि गेंद आ नहीं रहा था सही तरीके से, टाइमिंग नहीं थी, थोड़ा सा रस्टीपन नज़र आ रहा था। जब आप वक्त ले लेते हो, टाइम ले लेते हो क्रीज़ के ऊपर, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले फ्रॉम फरहान, साहबजादा फरहान। बट आई थिंक एंड में जाके शो को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से कर लेता था, वो भी और अच्छा हो जाता। क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी, मान्यूट चीज़ें भी जो है ना सब लोग देख रहे हैं कि भाई अगर 100 के ऊपर सिंगल लेके करना वो छक्का लग सकता था तो छक्का लगाना चाहिए था। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती हैं और आपकी इंटेंशंस को भी शो करती हैं कि भाई आप सिर्फ अपने 100 की तरफ नहीं जा रहे। 100 उसने किया है वो टीम के लिए ही किया है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए किया। बट अगर वहीं पे जो इनकी ओवरऑल अप्रोच नज़र आई है, जितने भी मैच पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान जीता है और बैटिंग अच्छी हुई, उसमें साहबजादा फरहान का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर थिंक टैंक को, कैप्टन को, सेलेक्टर्स को उनकी तारीफ़ करनी होगी कि एटलीस्ट एक प्लेयर हमारे ऐसे ज़रूर मिले हैं जिनको आपने राइट टाइम पर मौका दे दिया। क्योंकि इस साल बहुत परफॉर्म किया हुआ था और एक टाइम था कि पीएसएल में जिस वक्त इनिशियली इनका नाम पिक नहीं हुआ या फर्स्ट राउंड में पिक नहीं हुआ, उसके बाद इनको पिक किया गया, इनको ऊपर के नंबर पे ही मौका दिया गया और वहाँ से फिर इनका एक सफ़र शुरू हुआ। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि एक पाकिस्तानी सिस्टम से डोमेस्टिक का परफॉर्मर जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया उसको राइट टाइम पर मौका दे दिया गया और खुला मौका दिया गया। ऐसा नहीं कि एक दो मैचेस के बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये केस स्टडी आपके पास, जिस वक्त जैसे एक टाइम था, मुझे याद है कामरान गुलाम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत रन किए थे पर उनको मौका T20 में या वनडे में दे दिया। मतलब जिस फॉर्मेट में प्लेयर रन करे, जिस जगह पर वो रन करे, उसी फॉर्मेट में अगर होता है वो खुद भी अपने आप को बैक करता है पर वो टीम को बहुत फ़ायदा देता है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, पॉजिटिव चीज़ हुई है पाकिस्तान टीम के अंदर और आई होप कि इस तरह के केसेस हमें और भी नज़र आए। उमर साहबजादा फरहान ऑफ कोर्स सब जानते हैं यहाँ पे इस कमरे में कि केपी से ताल्लुक़ है इनका, आपने शायद करीब से इनको देखा हुआ। आज पोस्ट मैच की मैंने बात की, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी प्राइड के साथ वो इस प्राइड लेते हैं कि मैंने कोई डोमेस्टिक का मैच मिस नहीं किया। मेरे 500 जो वहाँ पे हुए हैं डोमेस्टिक में, उसी कॉन्फिडेंस को मैं लेके यहाँ पे आया हूँ और इनके साथ भी हुए हैं ऊंच नीच। न्यूजीलैंड में काफ़ी नीचे नंबर पे खेले थे, अब इनको फाइनली वो स्लॉट मिला है जहाँ पे वो लग रहे हैं कि राइटली सूटेड है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी मैच वो नहीं छोड़ता, वो चाहे डोमेस्टिक का हो, रीजन से खेलना हो या क्लब मैच हो या इवन डिपार्टमेंट से, हमेशा से हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इसको जब लास्ट टाइम जब हफीज़ डायरेक्टर था और उसको सेलेक्ट किया था तो हफीज़ की बात भी हुई थी, मैं भी ये आपको ख़ुद भी बता सके, सेलेक्टर के साथ इनकी काफ़ी डिबेट हुई थी इसके नंबर पे कि क्योंकि ये इसने परफॉर्म किया था, इसने रन्स किए थे टॉप ऑर्डर में एज ए ओपनर इसने रन्स किए थे, लेकिन उस टाइम पे उसकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन उसको कंपल्सरी रखना था टीम में। तो आप इन्हें कहा कि सेलेक्टर कह रहे थे कि नंबर 5 पे खिलाया, हफीज़ इस उसके फेवर में नहीं था कि नंबर 5 पे, क्योंकि ये प्लेयर के साथ ज़्यादती है कि आप अपने नंबर से नीचे नंबर पे उसको खिला रहे हो और परफॉर्म भी करके आया हो। तो खैर एनीवे उसके बाद इसकी थोड़ी सी फ्लॉस थी। मैंने पहले भी कहा था कि इसने काफ़ी मेहनत की उस पर, स्पेशली फास्ट बॉलर पे। अर्ली ऑन बड़ा हल्का था, ये शॉर्ट बॉल पे हल्का था, उस पर उसने काम किए। और ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करते हो और जब आप अपनी गलतियों को मानते हो, आप मिरर में देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने आप से बात करते हो और आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरी गलती है और उस गलती को आप सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको कामयाबी मिलती है। और वही उसकी जो हार्ड वर्क है आज उसको पेश कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है, तो आई एम श्योर जब आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका हासिल आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हार्ड वर्क डज पे ऑफ और बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं ये डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस के साथ। आगे बढ़ के सुपर 8 में जो पाकिस्तान ने जाना है, क्या और बेहतर कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला अब होगा न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और श्रीलंका से। सारे मैच पाला के लिए में खेले जाएंगे जो कि कैंडी शहर में है। तो पाकिस्तान उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकता है? क्या वही स्पिन हैवी जाएगा, क्या वही ऑलराउंडर हैवी जाएगा, क्या पाकिस्तान एक ही पेसर के साथ जाएगा, क्या पाकिस्तान कोई चेंजेस लाएगा मिडल ऑर्डर में? बहुत सारी बातें हमने करनी है और इसके अलावा
2 मैचेस और भी हैं, वो भी हम करेंगे। कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं फॉर श्योर इस जीत के साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बोलना चाहते हैं। मैंने उनको रोका हुआ है इसलिए क्योंकि एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। देखते रहिए गेम ऑन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है पाकिस्तान और नामीबिया के मैच की, पाकिस्तान की सुपर 8 की क्वालिफिकेशन की, और अभी साहिबजादा फरहान की बैटिंग की बात हुई। ब्रेक से पहले आप कुछ बॉलिंग पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्पिन हैवी साइड है, तो क्योंकि स्पिन हैवी गया है पाकिस्तान, तो ऑफकोर्स स्पिनर्स का बोलबाला होगा। 8 विकेट स्पिनर्स ने आज ली। अच्छी बात यह रही कि फ्रंट लाइन स्पिनर्स ने अपने ओवर्स पूरे किए, पार्ट टाइम स्पिनर ने उनका साथ दिया, और फिर एक विकेट सीमर ने मिली जो कि सलमान मिर्जा की थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें साहिबजादा फरहान के अलावा तो शादाब के पहले बैट के साथ, और उसके बाद फिर बॉलिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया के खिलाफ उनकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, एक ही ओवर था, लेकिन कम बैक करना इंपॉर्टेंट था। यस, आप शायद कहेंगे कि नामीबिया के खिलाफ है, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन ज़रूर है बिफोर सुपर 8। हम शादाब की आज पहले बैटिंग की बात करते हैं। जो रोल हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि उनकी और फरहान की जो बात हुई, किस तरह से आखिर तक जाना है, एंड देन यूजिंग द लॉन्ग हैंडल। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी कि उनको प्रमोट किया गया था, और बाबर को रोका गया, और फिर साथ में उस्मान खान को भी रोका गया, ऊपर भेजा गया, तो उस चीज़ को जस्टिफाई भी करना था। देखें, जो आपका जो थिंक टैंक है, हेड कोच, बैटिंग कोच, ऑब्वियसली कैप्टन, जिस तरीके से वो नंबर्स को ऊपर नीचे फ्लोट करवाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर इसको शादाब को आज ऊपर उन्होंने उस्मान से भी ऊपर, और काम है वो ये है कि आपने अच्छे एरिया में गेंद को लैंड करते चले जाना है, और गेंद को अगर आप अच्छे एरिया में लैंड करेंगे तो उसके बाद अगर बैट्समैन थोड़ा सा चालाकी लगाते हैं तो आपने लाइन और लेंथ को थोड़ा सा चेंज करना होता है, क्योंकि देयर इज़ एनफ परचेज ऑन द पिच। तो वो पिच में बहुत अच्छा आज टर्न विदाउट गेंद टर्न हो भी रहा था। तो आई थिंक लुक, आज जो है वो कॉम्पैक्ट कंपोज लगा, कॉन्फिडेंट लगा, और आई थिंक यही कॉन्फिडेंस आगे अगर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हम स्पिन हैवी हमारा यूनिट है बॉलिंग का, तो आगे जाके पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है इसका। आप स्पिनर रहे हैं और कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत होती है कि एक जगह बॉल गिरा सकें कंसिस्टेंटली। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि शादाब की इनकंसिस्टेंसी आई है? क्या बैटिंग पे रुझान ज़्यादा चला गया है? व्हाट इज़ द रीज़न आज की जो परफॉर्मेंस है, एंड देन यू लुक बैक इन द प्रीवियस गेम या उससे पहले? देखिए, पिछले 4 मैचों में मेरा ख्याल है इंडिया का एक ही ओवर था जो उसका उतना अच्छा नहीं रहा। उससे पहले जो 2 मैचेस हुए उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज के मैच में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक अगर 4 मैचों की सिर्फ अगर डिस्कशन की जाए तो उसमें मेरा ख्याल है एक ओवर जो था वो बहुत ही गलत था। मैं समझता हूँ कि वो टेक्टिकली रॉन्ग था। लेंथ ठीक थी, लाइन गलत थी, और टेक्टिकली गलत था। अगर उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाता तो शायद जो है वो गेम में दोबारा वापस आते, और उसके बाद कैप्टन ने जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखा उनके ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस इतनी ज़्यादा थी, उनकी बारी भी नहीं। तो आई थिंक इस वक्त 4 मैचों में बुरा नहीं है, बट स्टिल रूम टू इम्प्रूव। There's always room for improvement. हफीज़ से बात करते हैं। सीनियर मेंबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वर्ल्ड इवेंट्स में। आज शादाब को हम सीनियर मेंबर ही मानेंगे इस 15 के स्क्वाड में, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो शादाब की आज की ये परफॉर्मेंस, ये जिम्मेदारी देना, बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट करना, एंड देन दिस, ये रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा जो उन्होंने हैंड रेस किया आगे जाके बड़े मैचेस के लिए? देखें सिकंदर, मैंने 19 साल पाकिस्तान क्रिकेट खेली, और मैंने इस खेल को खेल के सीखा, ना मैंने पढ़ के सीखा। उस 3 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ग्राउंड में जाके कोचिंग, और मैंने खेल के जो मैंने सीखा हुआ उसी को मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आई है, अगर ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के मिड ऑर्डर का बेहतरीन प्लेयर था पहले 3 मैच, आज वो बाबर से ऊपर आते हैं, आज वो शादाब से ऊपर आते हैं, आज वो उस्मान खान से ऊपर आते हैं, आज वो नवाज से ऊपर आते हैं। नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये नहीं समझ आई। ये कौन सी लकी कमेटी है जो निकाली जा रही है, जिसका जैसे दिल करेगा वो उसको कर दे? अगर ये इतने अच्छे प्लेयर थे तो फहीम अशरफ अगर नया बॉल ऑपरेट कर सकते थे तो पहले मैच में, वो पहले 3 मैचों में उन्होंने 1 ओवर भी नहीं किया। बाबर आजम को अगर आपने चेंज किया कोई मसला नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन ये जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है जिसमें फ़ख्र की जगह नहीं, इस टीम के अंदर फ़ख्र की जगह नहीं है। प्लान ए में वो नहीं थे। जब आपने पहली टीम खिलाई आईसीसी, जो सकलैन भाई ने भी बात की है कि जब कोई कोच होता है या कोई प्लानर होता है या कोई थिंक टैंक होता है, वो अपनी फर्स्ट टीम को किसी भी बड़े इवेंट में सबसे पहले खिलाता है और मेक श्योर करता है कि ये मेरी पहली टीम है। उस पहली टीम के अंदर फ़ख्र नहीं है। फिर उसके बाद चेंजेस आई, एक का चेंज आगे पीछे किया, उसमें भी फ़ख्र नहीं है, यानी सेकंड प्लान में भी नहीं है।
आज डू एंड डाई मैच था, आज भी फ़खर टीम में नहीं है, तो फिर वो अगर वो आपका फर्स्ट प्लान नहीं है, सेकंड नहीं है, और आज के थर्ड प्लान में भी वो नसीब नहीं है, तो वो वहाँ पे बैठे क्यों हैं? उनको आप साथ क्यों लेके गए? क्योंकि इसके बाद तो आपको मौका नहीं मिलना। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब से एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कि PSL और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलहदा कर दें। ये इकट्ठी नहीं चल सकती। ये जो अभी मैं देख रहा हूँ ये ठीक नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर मुझे तो समझ नहीं आ सकी कि बाबर को रोकना बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगा आपने किसी को भेज दिया, तो नाफे कैसे 4 पे आ गया? और अगर वो इतना अच्छा था तो वो पहले क्यों नहीं खेला मैचेस? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे स्पिन का जो यूजेज है वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो उस्मान है वो थोड़ा जल्दी बॉलिंग कर सकते हैं, उस्मान तारिक, लेकिन ये शायद वो लिखी पड़ी कोचिंग है जो मैंने तो ना सीखी ना मुझे करनी आती है। तो जो कर रहे हैं वही इसके जवाब हैं। उस्मान तारिक का आपने जिक्र किया है। उस्मान तारिक ने आज अपने 3.3 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल किए, एब्सोल्युटली अनप्लेबल दिखे हैं। ऑफकोर्स अपोजिशन भी, उनकी बैटिंग भी थोड़ी वीक थी, लेकिन उनका रोल वही आ रहा है आखिर में। उनको शुरू में अभी भी नहीं दे रहे हैं, उसी रोल पे चल। जो इनकी वेरिएशन है, अगर नज़र आ रहा है कि वो लेग साइड पे लेके जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से उनको बॉलिंग कराएंगे। जो ऑफ साइड पे कवर खेलने जा रहा है उसको ये गूगली और वो जो अंदर आता है इनका बॉल, तो आपको एक्चुअली लगता है कि लोड अप पोजीशन में अपनी ग्रिप चेंज कर लेते होंगे? इनकी ग्रिप ऐसी है जिसमें ये वेरिएशन को चेंज कर, 2-3 चीज़ें ने कि ग्रिप के साथ अटैच्ड हैं। जैसे सकलैन भाई के लिए दूसरा करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि इनकी जो ऑफ ब्रेक की ग्रिप थी उसके साथ ही में एक फिंगर के यूज से ये बॉल को डिफरेंट कर देते हैं। उस पॉज में ले रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल स्किल है। मैंने आज से पहले मैंने सैयद अजमल को देखा हुआ है अपने कैरियर में, मुरली को मैं इसके खिलाफ खेला हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी महारत के साथ 2-3 बॉल कर देना, 2-3 डिफरेंट बॉल कर देना मैंने पहली मरतबा देखा। ठीक, आप कंटिन्यू करें। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनकी कि ना सिर्फ इनका बेस बड़ा स्टेबल है, इनके हाथ में कंट्रोल बहुत अच्छा है, उनको क्रिकेट की समझ बहुत है कि ये 3 चीज़ें एज ए बॉलर, जैसे पहले भी सकलैन भाई ने बात की, आप ओवर द ईयर्स सीखते हो। जैसे आप बैटिंग में अपनी इनिंग्स बनाना सीखते हो, इसी तरह आप अपना ओवर बनाना सीखते हो। आप प्लेयर को, बैटर को आप सेटअप करना सीखते हो कि अगर मैंने इसको 3 डॉट किए हैं, अब ये इसकी रिलीज डॉट लेग साइड पे, तो मैं इसको ऑफ साइड पे ज़्यादा बॉल, ये एक समझ। तो वो पहले मैच्योर क्रिकेटर के तौर पर नजर आए। उसके साथ ना सिर्फ ये बैटर को रीड कर सकते हैं, इनके हाथ में कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। ये फिल्स जो होते हैं ये एक प्योर जो पक्का बॉल निशानी, और इसलिए ये इतने आराम से डेप्थ में बॉलिंग कर सक रहे हैं एज ए स्पिनर। ये बहुत बड़ी बात है एज ए स्पिनर, और ख़ास तौर पे जब ऑन द ट्रॉट आप बॉल करते हो। मुझे ये लगता है कि बेहतरीन T20 में तो ये होता है कि आप 2 ओवर के बाद बीच में एक ब्रेक ले लें या 1 ओवर के बाद ले लें, ताकि सेम बैटर्स आपको दोबारा ना खेलें, उनको एरिया चेंज करना पड़े। पर अगर कोई बॉलर 4 के 4 ओवर डेथ में कर सकता है तो इसका मतलब है कि बहुत ही, तो आई थिंक जितनी तारीफ की, और मेंटली कितना स्ट्रांग होगा कंडीशन में अपना। और कहीं पे भी मुझे नहीं लगा, जैसे सकलैन भाई बात करेंगे इसका सैंपल साइज कितना है, तो वो श्योरली अभी तक तो लीग क्रिकेट में खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना एटीट्यूड, आई लाइक द एटीट्यूड, बिकॉज मेरे लिए एटीट्यूड का बेहतर होना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कैरेक्टर्स को देखने का मजा आता है कि यार एक बंदा मुश्किल हालात में अपना हाथ खड़ा करके और परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। वो अभी तक उसके मैंने चेहरे के ऊपर कोई घबराहट नहीं देखी। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल जो उनका एक लुक है वो एंजॉय कर रहे हैं साउटिंग। ऑब्वियसली भी लीग्स में परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल नजर आ रहा है। और जैसे बड़ी टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने वही किया जो आज एक एसोसिएट नेशन की किया। नसीम शाह ऐसे बाउंस और कैरी पे मैग्नेट की तरह आके चिपक नहीं रहे 11 में, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके, लेकिन मैनेजमेंट ने चूज़ किया है लेस एक्सपीरियंस बॉलर सलमान। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की आज, इसमें कोई, बट नसीम कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे। देखिए नसीम पे आने से पहले मैं थोड़ी सी एक कर चाहता हूँ। जिस तरह हफीज़ ने कहा कि वो बैटिंग आर्डर पे नाफे की कि हमें समझ नहीं आ रही कि उस्मान से भी ऊपर आ रहा है, बाबर से भी ऊपर। आई थिंक इसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप से पहले आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, आप तैयार नहीं थे। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप ट्राई आउट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए और परफॉर्म करे। आई थिंक सबसे पहले से तैयार नहीं थे। अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप कॉम्बिनेशन ढूंढने की अभी कोशिश करो, रादर देन आपको पहले से कॉम्बिनेशन का पता था कि यार ये हमारा कॉम्बिनेशन है,
नंबर 4 पे ये, 5 पे ये। हाँ, आप सिचुएशन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो। जिस तरह आज शादाब को ऊपर भेज दिया, ठीक है, वहाँ पे उसको बनता था कि उसकी थोड़ी सी है, और जाते ही उसकी हिट लग जाती है, और उसने आज कर भी दिया 22 बॉलों पे 36। ये तो समझ आती है, लेकिन पहले से प्रिपेयर नहीं थे। नसीम शाह पे आई थिंक मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट है और जो कैप्टन है उसकी किसी भी पेसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो वो 90 नंबर तक आपकी बैटिंग ऑर्डर को लंबा ना कर देता। वहाँ पे आई स्टिल बिलीव कि आप 2 जेन्युइन पेसर के साथ जा सकते हो, चाहे वो जो भी हो। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस है वो पेसर पे है। वो जस्ट इसको खिला रहे जस्ट बिकॉज ऑफ के आज जो सलमान मिर्ज़ा को भी खिलाया वो परफॉर्म कर रहा है। लास्ट मैच में भी उसके साथ ज़्यादा की जो उसको नहीं खिलाया। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपका एक ही बॉलर है, नया बॉल भी ऑपरेट करता है, पुराने बॉल के साथ भी अच्छा कर रहा है। तो मैं तो पहले दिन से नसीम शाह के फेवर में था, क्योंकि वो उसके स्किलफुल बॉलर है, वो आपका नया बॉल भी करता है, डिसेंट पेस के साथ कर रहा है। अभी जो मौजूदा लॉट है उसमें सबसे अच्छा डिसेंट पेस के साथ वही कर रहा है। कंडीशंस भी शायद सूट करती है। अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं खिला रहे, मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस नहीं है, या वहाँ पे हो सकता है उसके नेट में बॉलिंग कोच या जो कोच है वो उसको देख रहे हो, उनको मजा ना आ रहा, मे बी ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि आप 2 जेन्युइन पेसर के साथ नंबर 9 तक बैटिंग लेके जाना ये नहीं बनता। और जो खुशाइन बात है कि स्पिनर हमारे आउट कर रहे हैं, आज के मैच में भी 8 आउट किए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आज मेरे ख्याल से हमने फिर मिस किया थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह हाफिज़ ने भी बात की है कि हमने अभी तक उस्मान तारिक को ऊपर बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। 10 ओवर से पहले आज भी 12वें ओवर में लेके आए। जब आपका अच्छा स्कोर लगा हुआ है, आपको पता भी है 200 बोर्ड है, तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर लें। लाजमी नहीं है कि आप उसको पावर प्ले में लिया है। सुपर 8 में जाने से पहले खुदा ना खास्ता अगर आपके बॉलर्स को वहाँ पे रन होते हैं, तो एटलीस्ट आपने एक बॉलर को मौका दिया कि वो पावर प्ले में किस तरह बॉल करता है। तो आई थिंक ये एक मिसिंग पार्ट था आज। आपने दो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए थे जी, 2 वर्ड्स यूज़ किए थे। एक आपने बोला कि शायद प्रिपरेशन नज़र नहीं आ रही अगर आप बैटिंग की बात करें, और दूसरा एक्सपेरिमेंट। आई थिंक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है कि अभी ये हो रहा है तो इसको भेज दो, वो हो रहा है तो उसको भेज दो। इट्स अ वेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइप ऑफ रिएक्टिव, नॉट प्रोएक्टिव। आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले? हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन जो है, आई थिंक इनको थोड़ा सा माइंड को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया के साथ मैच था, वहाँ पे अगर आपको मोमेंटम मिला है या कहीं से आपने प्रेशर क्रिएट किया है, तो इसको लेके है प्रेशर का एक पंच मार सकते हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर कर सकते हैं ताकि दूसरे बॉलरों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आई थिंक रादर देन 4 अगर की कोशिश करें तो आई थिंक इसके ओवर्स को स्प्लिट किए जा सकते हैं। प्रॉब्ली जैसे ही ख़त्म होता है पावर प्ले, उसमें से आप एक फिर मोमेंटम गेन करने के लिए इसको आप आउट करने, विकेट टेकिंग और मोमेंटम गेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ओवर दे दिया, फिर 1 ओवर दे दिया और 2 एंड में लेके चले गए, ऐसे कर सकते हैं। और जो गुल कह रहा है कि 2 फास्ट बॉलर का होना लाजमी है, वो इसलिए लाजमी है कि अगर टर्निंग ट्रैक है, वहाँ पे अगर फास्ट बॉलर अच्छी जगह पे गेंद को हिट कर रहा है और स्लो वन कर रहा है, बैक ऑफ द हैंड कर रहा है, वहाँ पे वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है स्पिनर से, और वहाँ पे वो ज़्यादा लिथल हो जाएगा, उसको हिट मारना भी मुश्किल है और वो आउट भी करके दे सकते हैं। तो आपके 2 जेन्युइन बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बात ये है जो हाफिज़ ने बात कही कि भाई आप फ़ख्र की कहाँ जगह है, क्या वो प्लान ए प्लान बी में भी नहीं था, अब प्लान सी में भी नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक देखें, जब आप किसी मेगा इवेंट में जाते हैं ना, तो एज ए हेड कोच मेरी ये सोच होती थी कि मैं सारा जो इवेंट है, मैं अपने बड़े खिलाड़ी हैं जो बड़े अरसे से खेल रहे हैं, मैं सारा उनको दूंगा, बीच में दूसरों को फिट इन करूंगा और सारी जिम्मेदारी इनको दूंगा कि ये सब मिलके ऑपरेट है। 3 या 4 बैटिंग के बड़े प्लेयर, बड़े नाम वाले, और 3 बॉलर बड़े नाम वाले इधर, और इनको मैं कहूँगा तुम लोगों की जिम्मेदारी उन सबको साथ के लेके चलो, एंड दैट्स इट। और मैंने 11 अपने फिक्स कर लेने हैं, ठीक है। बाकी किसी नए को मैं इंजेक्ट नहीं करने वाला अननेसेसरली। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए फिर आप जाके मूव ऑन करना तो तब मूव ऑन किया जाए, और एक्सपेरिमेंट करना तो तब एक्सपेरिमेंट किया जाए, वर्ल्ड कप के दौरान नहीं करना चाहिए। आपने कहा अपने की प्लेयर्स को, की मेंबर्स को मैं पहले चांस दूंगा, और उसमें बाबर उनके तवील 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनकी बैटिंग ही नहीं आई, और आज किसी और वजह से उनकी बैटिंग नहीं आई। काफ़ी टाइम से हफीज़ कह रहे हैं कि 4 नंबर पर उनकी जगह नहीं बनती, आज 10 ओवर गुजरे तो उनकी 11 में भी जगह नहीं बन रही थी। बात करेंगे इस पे। विल कम बैक एंड कीप वॉचिंग गेम ऑन है।
एक नज़र डाल लेते हैं। अब सुपर 8 फाइनल हो चुका है। ये ग्रुप 1 है, इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, और फिर ग्रुप 2 है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेमदासा में खेलेगा, इंग्लैंड और श्रीलंका से पाकिस्तान पालाकेली में खेलेगा। ईच टीम प्लेज द अदर टीम वंस इन इट्स ओन ग्रुप, और टॉप 2 टीम्स जो हैं ईच ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, यानी 4 टीमें 8 में से आगे जाएंगी। अच्छा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, 2 एस्पेक्ट से जो बात करना चाहता है। एक तो बाबर का रोल नंबर 4 पे या 11 में, और दूसरा पाकिस्तान ने जो 2 तब्दीलियां की थी आज के मैच के लिए, उससे सना से बात करेंगे और उमर से भी करेंगे। पहले हाफिज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से खत्म हुआ था। आप काफ़ी अर्से से बोल रहे हैं कि बाबर की 4 पे जगह नहीं बनती, या तो ओपन कराएं या 3 पे खिलाएं। आज रमीज राजा को कमेंट्री में कई बार मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर साइम का नहीं चल रहा है फॉर्म, तो आप बाबर को ओपन कराते हैं और साइम को 4 पे ले आए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप साइम को नहीं रखना चाहते तो फिर फ़खर की जगह बन जाती है, आप उसको लेके आ जाएं। बट अगर 10 ओवर के बाद आपके लिए बाबर यूजलेस हो गया है, तो फिर आप वो जगह भी ज़ाया कर रहे हैं, और आप ऑलरेडी 9 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। सो देन यू हैव टू चूज़ वन साइड। तो बाबर के लिए आई डोंट नो अपने कॉन्फिडेंस के लिए कितना होगा, लेकिन ओवरऑल टीम के लिए क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि बाबर को आप ले आए? अगर आपने साइम को खिलानी है, स्वैप कर दे जगह उनकी नंबर्स। देखिए, अभी तक बहुत से चीज़ों के चेंजेस होते हमें देखी, लेकिन काफ़ी अरसे से ओपनर फेल भी हो रहे हैं तो उनको नहीं बदला गया। इन अ वे इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी प्लेयर को, लेकिन साइम की मुसलसल जो फेलियर है, मुसलसल उनके बड़े टूर्नामेंट्स ACC और ICC की हमने स्टैट्स बात की थी सुबह के, 13 और आज का मिला के 14 मैच है, 9 की एवरेज है उनकी, टोटल 120 रन नहीं है। तो ऐसी जगह के ऊपर बाबर पाकिस्तान के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने वाकई बाबर का हाल करना है तो या तो उसको 3 पे खिलाया जाए, जो मुझे लगता है सलमान आगा अगर 4 पे आ जाए तो ये चीज़ें बड़ी हद तक सॉर्टेड होंगी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर की नंबर 4 की जो टेक्निक या टैक्टिक्स हैं वो अभी सॉर्टेड नहीं नज़र आ रहे। सलमान खेल सकते हैं क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये फैसला वो नहीं ले रहे और इसके ऊपर वो उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया, तो मैं समझता हूँ कि उसको ना खिलाया जाए। फ़खर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आप उसको खिलाएं। अगर फ़खर आपके साथ अगर वो ओपन कर लेता है और बाबर 3 रहता है, 4 जो है सलमान आया, तो ये भी एक बेहतरीन टीम होगी कि आप पहले 4 बंदे सॉर्टेड भेज रहे हैं और इम्पैक्टफुल जोन के भेज रहे हैं, क्योंकि बाबर का इम्पैक्ट 3 पे आ सकता है, 4 पे नहीं आएगा। आई एम डेड श्योर कि वो 10 ओवर के बाद जब भी उसकी बारी आएगी, वो उसका कसूर नहीं है, उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है, तो उसका जो बेस्ट यूज है वो 3 पे हो जाए, फ़खर ओपनर आ जाए। अगर साइम इसी फॉर्म में लगा है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन फिर भी मौजूद हैं। हाँ। आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आपको साइम अयूब के या ओपनर के रन्स चाहिए, 2 ओवर नहीं चाहिए हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे वही कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं रमीज राजा ने किया, वो उनको ओपनर भेजना बाबर को शायद हो जाए, लेकिन साइम को शायद ड्रॉप करना नामुमकिन हो, बिकॉज ऑलराउंडर की जो बटालियन है वो उसमें उनका हिस्सा बनता है। आप वो माइंडसेट है ना, आपके पास पहले 3। अब वही एक रीजन मैं आपको आता हूं कि सना से मैं करूंगा, जो आपने कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर तब्दीली लानी है तो शाहीन को आप रेस्ट करा दें, और अबरार को भी। आसान है अबरार को बिठाना, शायद इसलिए क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते। अगर वो भी ऑलराउंडर होते तो शायद फिर बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या ये सही है कि वर्ल्ड नंबर 2 ICC रैंकिंग का बॉलर स्पेशल स्पिनर आपने ड्रॉप कर दिया उन कंडीशन में जो आप स्पिन हैवी जा रहे हैं, जस्ट टू सेव ऑलराउंडर्स एंड बैट टू नंबर 9? आई थिंक जो ये फैसला था, इसमें मैं इसलिए कि समझती हूँ कि बहुत कोई अजीब फैसला नहीं है, क्योंकि अबरार को कॉन्फिडेंस आपने दिया हुआ। उस्मान ने भी मैचेस कम खेले, अबरार को ड्रॉप हुआ और अबरार रेस्ट किया इस मैच में, मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है। जहाँ तक ऑलराउंडर्स की बात है ना, देखिए नवाज और शादाब, नवाज का फिर भी कॉन्फिडेंस बेहतर है, शादाब का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में अभी उतना जबरदस्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्होंने 3 किए, बाकी उनकी बॉलिंग अभी ठीक है। मेरे नज़दीक आपको एक फैसला जो ये करना है ना, 9 बैटर्स की कोई तुक समझ नहीं आती। आपके पास टोटल बॉल 120 ही हैं, 120 में आप अच्छी जब बारी करेंगे तो मैक्सिमम आपके 6 बैटर्स यूज़ हो जाएंगे। आज कितने यूज़ हुए? आप 3 डाउन सिर्फ गए, 7 बैटर्स आपके डगआउट में थे। जब आप बहुत बुरी बैटिंग करेंगे तो 9 भी आपके काम नहीं आएंगे। तो इसको आपको 8 पे लेके जाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। इसका एक ऑलराउंडर आपका यहाँ से, उसके साथ आप एक जो है वो अपना बॉलर ऐड करते हैं, फास्ट ऐड करते हैं, जो भी ऐड करते हैं। जो इनकी टीम की ओवरऑल समझ आ रही है वो यही आ रही है कि ये एक ही सीमर से, एटलीस्ट कोलंबो में रहते हुए ये एक ही सीमर से जा रहे हैं, ये दूसरा सीमर इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बात इनकी मुझे समझ आ रही है।
बाकी अबरार की जगह 11 में बनती है, अबरार को किसी तौर पे भी आप 11 से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से आज के मैच को यूज़ किया गया अपने बॉलर्स को थोड़ा सा मौका देने के लिए। जो साइम वाली बात है, आई थिंक मेरे नज़दीक मैंने सबसे पहले एक चीज़ आके की थी, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। ऑब्वियसली आज से 15 साल पहले की बात है, लेकिन सॉरी आपने जो अबरार को रेस्ट कराने की बात की थी, जो पिछले दिन बात की थी, उसके बदले में आपने नाफे को लाने को नहीं कहा था। नहीं कहा था मैं, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, आप बैटर एक ऐड नहीं कर सकते उसकी जगह, आप सीमर ऐड करते, नुशा को ऐड करते, ताकि आपको पाला केले की थोड़ी सी तैयारी की भी पता चलता है, क्योंकि पाला केले में हो सकता है आपको 2 सीमर लेके जाने पड़े। फहीम का वो वाला पेस और बाउंस नहीं है जो आप उस तरह से यूज करेंगे। उमर, आप बॉलिंग कोच हैं, आपने शाम को सुबह बात की थी कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है किसी भी फॉर्मेट में, स्पेशली T20 में। आप आउटराइट ऑलराउंडर नहीं कर सकते। अबरार को रेस्ट कराना आपकी नज़र में सही था, और क्यों एक और स्पेशलिस्ट ज़रूरी है? आप हमेशा मुस्तकिल कह रहे हैं कि आपको 9 बैट्समैन नहीं चाहिए, सभी कह रहे हैं आप बैटर नहीं चाहिए, वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 9 तक बैटिंग चाहिए तो इसका मतलब टॉप 5 में कुछ गड़बड़ है। देखिए, अगेन आज आपके पास एक मौका था कि एक ऑलराउंडर को आप खिलाते, स्पेशली स्पिनर्स में से, लेकिन अगर आप उन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो आपके लिए बॉल अच्छा कर रहे हैं दोनों का। मैं आज जो जिस तरह शदाब ने बॉलिंग किए, 4 ओवर में 19 रन दे के 3 आउट किए, नवाज भी अच्छा कर रहे हैं। कल तक ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि आप अबरार को खिला के शदाब को रेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आज वो आपके लिए उसको जो शफलिंग भी आज अच्छा किया है, उसका कॉन्फिडेंस भी आई एम श्योर के वापस आया होगा। तो फिर ऑन द अदर साइड आप कह सकते कि अच्छा उसको रेस्ट करा दिया, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि आप 2 पेसर के साथ जाते हैं। स्पिनर आपके पास बहुत है, बेतहाश है। आपके एक स्पेशलिस्ट अगर बॉलर बिठा रहे हैं, कम से कम उसकी जगह तो स्पेशलिस्ट बॉलर खिला दें। Exactly आप अबरार को खिला रहे नहीं, हैं, उसकी जगह पेसर उसकी जगह स्पेशलिस्ट बॉलर तो लेके आओ। मैं इनसे पूछता हूँ, आप हेड कोच रह चुके हैं, नाफे एज एन इंडिविजुअल हम अटैक नहीं कर रहे, बट स्पेशलिस्ट बैटर की बात हो रही, क्या एक और बैटर की जरूरत थी? आप ये बताएं, ऑलराउंडर्स नंबर 9 तक बैटिंग जरूरी है इस फॉर्मेट में, आप इसके फैन हैं या आप भी कहेंगे कि भाई आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर की जरूरत है, जब अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं हमारे? मैं तो हमेशा से इस चीज़ पे मेरा बिलीफ भी है, प्योर बॉलर, प्योर बीच में एक ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, नहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनिंग ऑलराउंडर। या गॉट इट, लेकिन मेन रोल उसका वही, उसमें बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बाकी पूरे बॉलर पूरे बैट्समैन, ठीक, आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। अगर इस तरह से हैं तो चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी, और अगर आप इस तरह से नहीं देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप बहुत ही आपको कैलकुलेटिव देखना पड़ेगा, फिर आपको एक ज़ेन बनाना पड़ेगा पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, वही वाला कि भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज किसी को भी होगा, जैसे 7 राइट हैंडर आ गए तो नवाज आ गया, ऑफ स्पिनर गेंद नहीं कर रहा, अगर लेफ्ट हैंडर आ गए तो ऑफ स्पिनर आ गया, कुछ इस तरह करके। और पिच अगर ऐसी मिल गई जहाँ पे थोड़ा सा कैरी है, बाउंस है, अ बिट ऑफ टिंज ऑफ ग्रास है, तो जनाब आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को साथ में लेके आ जाओ, तो फिर चीज़ें समझ में आती हैं। इट्स बिल्कुल सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत सारी बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि साइम के जो स्टैट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आज के मैच में इनको इसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, रेस्ट दे के इसके साथ बैठ के बात करते कि तुम बाहर से देखो ज़रा एक मैच को, और बैठ के बाहर से मैच को देखो, और हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, यू नो, हैव अ लिटिल ब्रीदर। और यहाँ पे अगर ओपन के एतबार से बाबर आ जाता है, साहबजादा फरहान के साथ आ जाता आज, ठीक, और सलमान आगा जो है ये अगर 1 डाउन पे है तो फ़खर किसी तरीके से चौथे पे आता। मैं नीचे और नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, और हम लोग पैनल पे बैठे, हमारी बातें नहीं हो पा रही है ना। तो ये मैं 4 को अगर इनको एक फार्मूला देता है कि ये 4 आपके पास है, फ़खर को लेके आओ किसी तरीके से। देखें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में आपको चाहिए था हैवी स्ट्राइक रेट वाला, जो पिछला मैच हुआ, आप जनाब फ़खर को लेके पहले बाहर बिठाया हुआ था, और उस मैच में उसने करके दिया। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमेशा फ़खर परफॉर्मेंस देता है, और आपका एक मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनके साथ, और साइकोलॉजिकल बहुत हैवी है फ़खर उनके ऊपर, तो आज का मैच उसको नहीं मिला। हमने जिक्र भी किया था इस मैच। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके ये क्या चीज़ें करती हैं, बट मेरा बिलीफ है प्योर बॉलर, प्योर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर। मैं यहीं पे इनकी बात को सिर्फ, वैसे तो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन
फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान एज ए पैट्रियट, मैं एक आइडियल टीम जो मुझे पसंद है मैं वो शेयर करता हूँ, और आई एम श्योर कि उसको अगर फैन सुनेंगे तो उनको भी शायद ये पसंद आए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की साइम बैटिंग कर रहा है हमें वो एज ए ओपनर नहीं चाहिए। फखर जिन्होंने बात कंसिडर करते हुए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा और वो डरते हैं इसकी बैटिंग से, मैं चाहूँगा कि फरहान के साथ जो ओपन है वो करे फ़खर फरहान के साथ, 3 पे खेले आइडियली, मेरी सोच है बाबर, 4 पे खेले सलमान आगा, क्योंकि 4 जो पहले 4 है ना ये पूरी T20 की जान होती है। किसी भी बैटिंग के अगर पहले 4 ये वाले होंगे तो किसी भी दुनिया के बॉलिंग अटैक से पूछ ले वो ज़रूर डरेंगे। ये 4 मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं। 5 पे उस्मान या नाफे, लकी कमेटी जहाँ मर्जी निकाल ले, जो निकले वो आप उसको खिला दें। 5 के ऊपर आपके पास शादाब, 6 के ऊपर शादाब, नवाज, फ़हीम, जिसको मर्जी खिलाएं, और जो 8 है वो फ़हीम है, 9 के ऊपर नसीम है, 10 के ऊपर सलमान है और 11 के ऊपर उस्मान तारिक है। इसमें आपके पास प्रॉपर 6 बॉलर हैं जो आपके 20 ओवर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो सलमान आगा भी आपके पास है, और आपकी बैटिंग 8वें नंबर पे। तो आपकी जो पूरी साइड बनती है उसमें आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, और आपकी एक कंप्लीट बैटिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं और कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है। तो अगर ये 11 खेले तो मेरे लिए, और उनको ये रोल दिए जाएँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस सुपर 8 में ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। आप अबरार को बिठाएंगे अभी इस टीम में अबरार की जगह नहीं, क्योंकि उस्मान तारिक खेल रहा है। ठीक है, हमारा जो पहला मैच है सुपर 8 का वो पालाकेली में प्रेमदासा में खेला जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले बात की थी उमर के, और बल्कि आपने भी क्लेम की थी बात कि भाई जो एक बॉलर जिसके पास एक्सपीरियंस हो, सीमर जो डिफरेंट चेंजअप्स भी करा सकता हो, स्लोअर वन भी करा सकता हो, और नसीम के पास ये सारी वेपन्स हैं, और बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। हमने देखा था कि वहाँ पे छक्के लगाना इतना आसान नहीं है, 84 मीटर्स आपको मिड विकेट की बाउंड्री मिलती है, वो करामत साबित हो सकते हैं। सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ चेंजअप्स दैट ही हैज़, इन टर्म्स ऑफ द बाउंड्री साइज। तो आई गेस वो अपना स्ट्रॉन्ग केस लेके आ सकते हैं। अब वो तो खैर मैनेजमेंट पे है कि उनको खिलाएंगे कि नहीं, बट आपका जो, मैं आपसे पूरे 11 नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके जो 4-5 बॉलर होंगे वो क्या हो सकते हैं सुपर 8 के लिए? प्रेमदासा को लेकर प्रेमदासा मैं उसके साथ जाऊंगा अगर मेरी टीम हो, और न्यूजीलैंड है या नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा पेसर हो गए, उस्मान तारिक, नवाज एंड शादाब। ओके, आपके भी उसमें नहीं है? फ़हीम नहीं, वही फ़हीम को आप नहीं खिला, और ना ही अबरार है। अबरार है। तो आपने कहा उस्मान तारिक, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा और आपके शादाब, और आपने कहा नवाज, तो उसमें अबरार कहीं भी नहीं है। अबरार अच्छा वो उस पे आप ये देखें ना कि आप बैठे टीमें आप इस पे और थोड़ा नजरसानी कर लें। नहीं नजरसानी, वो थोड़ा सा आपने ऊपर से बैट्समैन को गिनना ना कि बैट्समैन कितने आगे इसमें। हाँ। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह हाफिज़ ने कहा कि साइम की एज बैटर परफॉर्मेंस हमें चाहिए, वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा। फ़खर, साहिबजादा फरहान, बाबर, सलमान, उस्मान खान, 5 हो गए ना, 6 शादाब, 7 आपका नंबर 8 आपका हो गया है अबरार, 9 हो गया नसीम, 10 हो गए सलमान, 11 उस्मान था। सही बताया? बॉलर्स में था नहीं, उसमें मुझे सिर्फ आपकी टीम मेरी एक ही है, सिर्फ मैं फ़हीम को इसलिए खिलाऊंगा कि नंबर 8 पे उसकी बैटिंग काम आ जाएगी और वो 2 से 3 ओवर का बॉलर, तो मैं इसलिए फ़हीम की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रेक लेंगे। बाकी टीम से हाफिज अभी जो ना यहाँ पे हमारी ना लकी कमेटी चले कंपल्सरी नहीं है ये। मेरा अब जवाब जो है ना वो ये है कि अब इन्हीं को खिलाने दें जिन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि जो चेंजेस होनी चाहिए थी ना वो इंडिया एक्चुअल में मैं कह रही हूँ जिन्होंने टीम बना रहे हैं ना अब उनको करने दें जो उन्होंने करना है। बिकॉज एक्चुअल टीम जो सकलैन भाई ने बात की, फ़खर जमान को एटलीस्ट आज का मैच खेलना चाहिए था। मेरे नज़दीक अगर आपको नसीम शाह को खिलाना था तो इंडिया के मैच से पहले खिलाना था। अब नॉकआउट मैचेस अब आप खिलाएं, जो जिनको आपने कॉन्फिडेंस दिया अब आप उन्हीं को खिलाएं। बिकॉज अब आके नसीम को या फ़खर को आखिरी टाइम डालेंगे, बेचारों से एक आध मैच में नहीं होगा, फिर आप पीछे पड़ जाएंगे कि जी हम
हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भी तो होगा ना। नहीं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है जब आपने पूरा साल उन्हीं प्लेयर्स में आपने एक कोर टीम बनाई है 20 प्लेयरों की, और उसी में आपने रोटेट किया है पूरा साल या 1.5 साल वर्ल्ड कप ईयर में। जो पूरे साल के लिए तो नहीं रखेंगे आप 20 लोगों को आप ऐसे ही रखते, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। उस साल में हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को भी रखा, उसमें हमने हसन नवाज को भी रखा। मैंने आपको बताया वो आज है इस टीम 29 प्लेयर्स खेले हैं पाकिस्तान के। ये मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे यही बात अर्ज कर रही हूँ कि वो जो हमसे गलती हुई है, ठीक है अभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज साहब फरहान ने किया, स्टैंडिंग है, बट अब यहाँ से आपको उन्हीं को बैक करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए जिनको आप खिलाते आ रहे हैं। ख्वाजा नाफी की जगह पक्की होगी फिर आपने कहा। ख्वाजा नाफी आप अभी लाए हो वर्ल्ड कप अच्छा से चले, पहले, मैं उनको तो खिलाया ही नहीं आपने पूरा। ब्रेक पे जाते जाते माफी होता था, आपने अपने 11 दे दी, अब आप मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट के 11 क्या होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैं भी आपको अपनी 11 बात मैं इतनी दूर तक नहीं सोच सकता, क्योंकि मैंने पढ़ लिख के जो है ना वो क्रिकेट नहीं सीखी भी, मैंने ग्राउंड में सीखी है। देखते रहिए गेम ऑन है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, पाकिस्तान नामीबिया की बात हो रही है, पाकिस्तान के पॉसिबल 11 की बात हो रही है सुपर 8 के लिए, और सुपर 8 का जिक्र निकला है तो कुछ और चीज़ें भी अच्छी हुई कुछ टीमों के लिए। 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए रैंकिंग के बेस पे क्वालिफिकेशन हो गई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड की। बचा है क्योंकि अगर यूएसए पहुंच जाता सुपर 8 में तो उसकी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाती और आयरलैंड को क्वालिफायर खेलना पड़ता। तो कांग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश फॉर द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन फॉर 2028 वर्ल्ड कप। और इससे पहले जिम्बाब्वे क्योंकि क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए तो उनकी भी क्वालिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं हम सबसे नाजुक मरहले पे। आप अपना 11 बताने वाले हैं जो आपके हिसाब से सुपर 8 के पहले मैच में एटलीस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ होने चाहिए। प्रेमदास साहब जी, मेरे जो 11 हैं वो ये हैं जी। चीदा बाला कुफीमा छीमा मोटू टोनी ते बिलू जड़ा नंबर 11 ते 12 पप्पू। जितनी ये रिकॉर्ड हो गया है। जितनी खिचड़ी मच चुकी है ट्राई कर लिया। नहीं, जिन्होंने करना ना तभी तो ना लिखो। ये आप भेज दे, शायद खिला भी दें। नहीं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि सैकी भाई एज ए हेड कोच कितना होमवर्क करते हैं लड़कों के लिए टीम से, तो ये नाम ये जो ना इस बात तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका यूएई के मैच पे आ जाना चाहिए क्योंकि मामला बहुत बिगड़ गया। क्योंकि आप जिस मरहले पे अब हमसे पूछ रहे हैं ना नमक और मिर्च डालने की, उससे पहले चीनी भी डल चुकी है, काली मिर्च भी डल चुकी है। सुबह इन्होंने बोला मैं कौन को गुमराह कर रहा हूँ, अब आप बोल रही हैं मैं नमक मिर्च डाल रहा हूँ, मेरा क्या कसूर? क्योंकि आप समझ नहीं आ रही ना, उसमें दूध भी डल चुका है, सेवइयां भी डल गई, चावल भी डल गए। चलिए बताइए आप आज के 4 चेंजेस आपको कैसे लगे साउथ अफ्रीका के, और कितना ज्यादा उन्होंने अपने बेंच को कर लिया? जेसन स्मिथ को खिला लिया उन्होंने, सारा बेंच खेल गया साउथ अफ्रीका के 15 के 15 प्लेयर्स जो आए थे वो सब के सब अब तक मैच खेल चुके हैं। तो आई थिंक इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप प्लानिंग करें। अच्छा खेला यूएई ने भी, मुकाबला ठीक किया। अलीशान शरफू वंस अगेन अमंग्स द रन्स 45 रन्स किए, पर ब्रेविस आई थिंक एक फैक्टर ज़रूर है कि वो अभी तक कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। बाकी मार्करम अगेन आउटस्टैंडिंग 28 ऑफ 11, और जितने बेंच पे लोग थे उन सबको खिला दिया गया। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में डेविड मिलर को भी बिठा दिया गया, अपने फास्ट बॉलर्स को भी बिठा दिया गया, और इसी तरह आप प्लेयर्स को तैयार करते हैं। कैसे कब तैयार किया? जब 3 मैच आप जीत गए, टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो विदाउट प्रेशर, जैसे मफाका हैं जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग प्लेयर हैं, तो उनको किसी प्रेशर सिचुएशन में नहीं फेंका गया, बिकॉज उन वर्ल्ड कप में वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ऐसी जगह पे खिलाया गया जहाँ पे वो फ्लरिश करें, वो बेहतरीन आके परफॉर्मेंस करें। तो जब आपने टीम को बिल्ड करना होता है, आप इस तरीके से बिल्ड करते हैं। और मैंने पहले भी, इस मैच से पहले की बात है कि मैं साउथ अफ्रीका की रोटेशन पॉलिसी के बारे में बात करी थी कि क्यों ये इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में इतना अमेजिंग करें। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका वो कोटा सिस्टम भी है, इनको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखनी पड़ती हैं, और उसके बावजूद तीनों फॉर्मेट्स में एक टीम तो इतना आउटस्टैंडिंग करी। उसकी वजह आपके थिंक टैंक की जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा मेथड है और बहुत ज़्यादा सेंस है। आपने बात की अक्रॉस फॉर्मेट्स, अभी रिसेंटली जब ये टेस्ट मैच खेले थे उमर, तो इन्होंने बियान मुल्डर को कप्तान बनाया था, इन्होंने ये पाको भेजा था, इन्होंने लुंगी इंगिडी से एक ही मैच खिलवाया था, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कॉर्बन बॉश को दी थी। सीम बॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं।
आज भी इन्होंने पूरी रोटेशन की, सब कुछ किया। आपके एक बॉलर जो हैं रबाडा आज भी विकेट नहीं ले पाए अगेंस्ट यूएई भी, थोड़ा सा वो शायद कंसर्न होगा, लेकिन उनको खिला रहे हैं। तो उनकी जो प्रिपरेशन है, जो इनके जिस तरह से रोटेशन की और सब प्लेयर्स को चांस दे दिया है पूरी बेंच को, तो ऑल सेट एंड रेडी, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और यूजुअल सस्पेक्ट भी हैं कि जाएंगे आखिरी 4 में। देखिए सुबह ही हम प्री मैच में मैंने ये कहा था कि आप रबाडा को खिलाएं, क्योंकि एक होता है ना आपके एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन समटाइम आपके रिदम के लिए आपके मैच बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लास्ट जो इसका इंसिडेंट हुआ था, जो 2 नो बॉल किए थे बैक टू बैक, समटाइम आपका होता है रिदम अच्छा नहीं होता, तो आपके स्टेप उस तरह नहीं बढ़ते कि आप एफर्टलेस दौड़ते हो, उसके लिए फिर आप एफर्ट करते हो, आपका गैदर खुल जाते हैं, आपके हाथ ओपन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जितना आप मैचेस खेलते हो आप कंपोज हो जाते हो, आप क्लोज हो जाते हो, बॉडी के क्लोज आपके हाथ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मेरे ख्याल से अच्छा था रबाडा को खिलाया। उसके अलावा बाकी भी जो हम जो पेसर्स थे उनके, स्पेशली नॉर्किया को और जो कॉर्बन बॉश ने आज जिस तरह की बॉल की है, जितने क्विक बॉल की है, आई एम श्योर कि इनके बड़ा अच्छा ये चेंजेस थे। और अभी जो नेक्स्ट राउंड में होंगे, तो जो जिन टीमों ने आज इनको देखा होगा, जितने पेस के साथ हार लेते इन्होंने आउट किए, तो आई एम श्योर वो सिर्फ इनगिडी और रबाडा के बारे में नहीं सोचेंगे। ये जो दूसरे बॉलर्स हैं कॉर्बन बोश और एनरिक नोकिया, इसके बारे में सोचेंगे कि मे भी ये भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये उनका बड़ा ज़बरदस्त, एक तो जो नए प्लेयर्स थे बेंच पे जिनको ट्राई आउट किया, उनको एक फीलिंग आई मैच की और एक फ्लेवर उनको आया कि यार हाँ कि मैच के यहाँ पे जो कंडीशन है और जिस तरह का वेदर है उसके साथ भी क्लाइमेटाइज हो गया, और आगे उनको एक मौका मिल गया कि अगर सुपर 8 में इनको मौका मिलता है तो दे आर रेडी। ठीक है, आज का तीसरा और आखिरी मैच जो था वो खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच, और 17 रन से इंडिया ने मैच जीता। शिवम दुबे इसमें दोनों डिपार्टमेंट से बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए। एक तो उन्होंने आखिर में एक्सेलरेट किया 66-31 जिस नंबर पे आकर उन्होंने अपना रोल अदा किया, और फिर बॉलिंग के साथ भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की 35 रन देके। हफीज़, शिवम दुबे का रोल इस बैटिंग लाइनअप में जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, एंड फॉर हिम टू पीक इन दिस मैनर जस्ट एट द राइट टाइम। देखें वो इसी नंबर पे खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन नंबर्स मोस्ट रन्स पे नहीं हुई हुई, इम्पैक्ट पे हुई हुई है। आईपीएल में वो 4 और 5 पे खेलते हैं, और यहाँ पे भी वो 5 के ऊपर ही मोस्टली आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो वेल सॉर्टेड प्लेयर हैं, और उनके जो एक पूरी टीम लग रहे हैं अपने अपने टैक्टिक्स को लेके, क्योंकि ही डज नॉट हैव एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक दैट वेल, लेकिन अपनी हिटिंग पावर के साथ ये किसी भी टीम के खिलाफ, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छी शॉट खेलते हैं, सारी रेंज है, पुल शॉट, पंच मारते हैं, सीधा अच्छा शॉट खेलते हैं, कट खेलते हैं, स्पिनर को टांग रख के निकल के। सो आई थिंक इस नंबर के लिए वेल सॉर्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आज 17 रन से जीते हैं, काफ़ी क्लोज आ गया था नीदरलैंड्स, और इनके एज सच बहुत ही एक्साइटिंग बैटिंग किसी ने की, सब ने 20-24 करके यहाँ तक पहुँच गए। मैं सकलेन से पूछता हूँ, एज सच तो आप देखें तो इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं सुपर 8 से पहले, लेकिन कहीं कोई वीक लिंक नज़र आता है आपको बॉलिंग या बैटिंग में जो अपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सके, जिसको आपको कहते हैं कि हाँ शायद इसको थोड़ा सा अभी पॉलिश करना बाकी? देखें, इंडिया जो है वो बॉक्सेस पहले ही टिक करके आया था, ये नहीं कि आज के दिन इन्होंने कोई बॉक्स टिक किया है। इनके पहले जैसे हफीज़ कह रहा है सॉर्टेड है, बैटिंग बॉलिंग नंबर्स रोल्स हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड करके ही आए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। आज तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे। आज उन्होंने ये देखे ना, उसको भी ओवर दे दिए हैं, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दे दिया। यानी वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बॉलर्स जो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो उस तरह का जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया। यानी होता है ना बाजू का, जैसे हम लोग फास्ट बॉलर्स हैं वो हर गेंद जो है वो मैक्सिमम 100% एफर्ट करके करते हैं। कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो एक गेंद थोड़ा सा लो पेस पे करते हैं, एकदम झटका देते हैं और अपनी पेस को वैरी करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी टैक्टिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर दैन बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं ठीक है 176 वो करीब आ गए, कुछ विकेट भी अच्छा था, बट मेरा ख्याल है ये बहुत ही रिलैक्सली इनको लेके चल रहे थे। इनके बॉक्सेस पहले से ही ठीक है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये दोनों टीमें, अगर सकलन भाई अगर आप देखें, जब इससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है, सबको खिला के। इंडिया ने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। सुंदर अभी तक मैच नहीं खेले थे, इस मैच में वो भी अंदर आ गए। पिछले मैच में अर्शदीप नहीं खेले थे, इस मैच में वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को
रेस्ट करवा दिया, तो उन्होंने अपने आज जो दुबे कंडीशन हैं बेस कर रहे हैं, आज जी कंडीशन बेस्ड जी सिलेक्शन नहीं नहीं, वो 15 के 15 को चखा रहे हैं। कुलदीप यादव भी नहीं खेले। कुलदीप नहीं खेले। नहीं, तो मैं मेरा वही कहना यही तो चाह रहा हूँ सवाल कि है उन्होंने कि- अपने 15 के 15 प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके आउटिंग में परफॉर्मेंस करवा दी। बस आज दुबे के 3 ओवर करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसके हाथ खुले हों, इसको कॉन्फिडेंस आया हो। तो ये दो टीमें देखें, दो टीमें पिछले साल भी फाइनल खेली, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इस साल भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल सॉर्टेड हैं। वो साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बनाना जान रहे हैं, सॉर्टेड हैं और उनके रोल्स को यूज करना जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों, न्यूजीलैंड भी कुछ नजर हाँ, आ वो भी एक ऐसी तो टीम फिर- है, लेकिन उनसे बेहतर ये दो टीमें ज्यादा दोनों बेहतर तो फिर ये कहना तो गलत हुआ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर आप इन लड़कों को बैक करें तो फिर इनको खिलाएं। जब नहीं, दूसरी ये नहीं टीमें होता। टीम कर रही आपने सब लोगों को साथ हम लेके अगले चलना है। वो सिकंदर, हम अगले राउंड की बात करें। इस मैच के लिए अगर आपको याद हो 3-3 चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि नसीम को भी खिलाएं। हैं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं जगहों के हिसाब से, जहां यही जहां यही हम भी पिछले 2 मैचेस से यही बात कर रहे थे कि आप नसीम को खिलाएं, शाहीन की जगह नहीं खिलाया गया। आज भी हमने बात की कि नसीम को होना चाहिए था, और अबरार को जैसे आज कुलदीप यादव को रेस्ट कराया गया, इस तरह अबरार को भी रेस्ट कराया गया, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट ये मैचेस थे जो राउंड मैचेस थे जिसमें आपने सबको खिलाना था, क्योंकि जो हफीज भाई बात करें ना, कभी कभी ऐसा भी होता है वार्म अप में पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, गेम में कोई आखिरी टाइम इंजरी हो जाती है, उस वक्त अगर आपने खिलाया नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपकी प्लेयर। नजर में कोई वीक लिंक नहीं है इंडिया के लिए इंडिया का? अभिषेक के 3-0 हैं। जी आई थिंक सॉर्टेड तो हैं, भी बट नहीं है, नहीं, आई कुछ भी थिंक नहीं है। बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस है, इतना परफॉर्म किया हुआ कि So इससे they भी are कोई फर्क नहीं perfect. पड़ेगा। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई बट वीक लिंक ऑब्वियस बता दो। देखिए मिडिल ऑर्डर इनका पहले तो प्रेशर में था जिस वक्त आए थे, स्काई के रन्स नहीं हुए थे, अब उनकी भी रन्स हो गए, तो अब ऐसे नजर आ रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। ओके, सुपर 8 के मैचेस पे एक नज़र डाल सकते हैं कि 8 टीमें जो है कि जो गई हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, और ये आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। ये मैचेस हैं जो कि 21 तारीख से शुरू होंगे, और इसका पहला ही मैच जो कि मैच 41 होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा, जो कि प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरह से ये मैचेस आगे चलते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ऑफ कोर्स वो पहला न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका से है। और अब ये है कि ये वो 8 टीमें हैं जो सारे ही तगड़े मैचेस होने वाले हैं, और इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा कोई भी टीम हारना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक हर टीम 3 मैच खेलेगी अपने ग्रुप में और 2 तो जीतना ज़रूरी है ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कल 3 मैचेस और हैं जिनकी शायद एकेडमिक वैल्यू है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से सुपर 8 के लिए ये 4 मैचेस टोटल अभी बाकी हैं, कल 3 और परसों 1। देखते रहिए गेम ऑन है